हेलो दोस्तों, तो आज जो हम इनसाइट के 2 दिसंबर के करंट अफेयर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है? इसमें हम जो है करंट अफेयर और पीआईबी नोट्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर में क्या होता है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको अरेंज किया होता है यूनिट वाइज, ठीक है? तो आपको इससे यूनिट्स जो है ईज़िली याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जीएस पेपर 2 से, ठीक है? पहला है एजी महान्यायवादी एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद दवा निर्माताओं द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग अधिकार की मांग, ठीक है? इसका जो है आपातकालीन उपयोग के अधिकार की मांग की गई है। उसके बाद जीएस पेपर 3 से 3 टॉपिक आए हुए हैं। कृषि संबंधी अधिकार पर किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे तीनों जो पारित हुए थे एक्ट वो क्या हैं, ठीक है? एक तो हमारा वो पारित हुआ था, संशोधन हुआ है, और 2 हमारे जो है कानून पारित हुए हैं, ठीक है? तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या-क्या हुए थे और अभी क्या चल रहा है उसमें हाल फिलहाल में। फसलों के न्यूनतम जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके निर्धारण हेतु 1.5 गुना फार्मूला, ठीक है? ये किसानों द्वारा मांग है। उसके अलावा पेड़ के छल्लों से ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की चेतावनी, पेड़ के छल्लों से हम जो है उसको काउंट करेंगे, तो इसके बारे में एडिटोरियल में देखेंगे। उसके बाद प्रीलिम्स फैक्ट्स पढ़ेंगे, चार धाम परियोजना, ऋण प्रबंधक सूचकांक पीएमआई जो इंडेक्स होता है, ग्रीन चारकोल हैकाथॉन, आदि महोत्सव, एससीओ ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 के बारे में। तो जीएस पेपर 2 में क्या है, सबसे पहले जो हमारी यूनिट है, टॉपिक है हमारा एजी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी के बारे में। तो ये यूनिट किससे जो है टच करेगी, विभिन्न संवैधानिक मुद्दों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्ति, कार्य और उत्तरदायित्व, ठीक है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक जो है द हिंदू में जो कार्टूनिस्ट है, मतलब जो कार्टून बनाते हैं, जिनका नाम है रचिता तनेजा, इनके खिलाफ जो है उन्होंने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ठीक है? कोर्ट के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दी है। किन्होंने, महान्यायवादी जो कि के वेणुगोपाल है इस समय, ठीक है? ये लॉ की स्टूडेंट हैं जो रचिता तनेजा है, और इन्होंने अपने जो है इनका जो ट्विटर हैंडल है और एक वेब कॉमिक भी चलाती है, उस पर इनका चैनल का नाम है सैनिटरी पैनल्स। इनके बारे में जो है एक लॉ के स्टूडेंट है जिनका नाम आदित्य कश्यप है, उन्होंने कंप्लेन की थी। तो उसमें उन्होंने, जो महान्यायवादी है, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ध्यान में रखते हुए इन पर कार्यवाही करने के लिए सहमति दे दी है, ठीक है? अटॉर्नी जनरल के कार्टून सहित ट्वीट को उच्चतम न्यायालय को बदनाम करने, ठीक है? ये ट्वीट क्या था कि बीच में इसमें अर्णव गोस्वामी खड़े हुए थे, ठीक है? इधर यहाँ पे ऐसे जो है सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे बीजेपी, और इसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुम्हें पता है कि मेरा बाप कौन है, ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है? इन्होंने जो कार्टून बनाया, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था और यहाँ पे बीजेपी, और यहाँ पे अर्णव गोस्वामी थे, माइक लेके खड़े हुए थे, ठीक है? तो इसके लिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय को बदनाम करने और जनता की निगाह में अदालत के प्राधिकरण को कम करने के उद्देश्य से प्रेरित बताया, ठीक है? किन मामलों में अवमानना कार्यवाही हेतु पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये पढ़ेंगे किन मामलों में पड़ती है। जैसे कि जो अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 है के अनुसार उच्चतम न्यायालय के लिए आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने हेतु अटॉर्नी जनरल की लिखित में पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, ठीक है? इसमें देखिए, अगर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में थोड़ा सा और जानना है, तो ये जब स्टार्ट हुआ था वो 1926 में हुआ था इंडिया में। उसके बाद 1947 में जब हमने अपना जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया, तो उसमें कम्प्लीटली इसे ले लिया गया था, ठीक है? तो ये संविधान में मतलब हैगा, ये संविधान के अंदर है, ये बाद में नहीं लिया गया, उसी टाइम पे ये लिया गया था। और इसके बारे में अगर बात करें हम, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमारे जो है 4 आर्टिकल्स लिए जाते हैं। एक तो सबसे पहले 19 का 2 जो बोलने की आज़ादी है, उसमें 19 का जो 2 क्लॉज़ है, ठीक है? इसके लिए हमारे ऊपर कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है? कुछ प्रतिबंध होते हैं बोलने के लिए। उसके बाद आर्टिकल 129, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो ये होता है ना, स्वतः संज्ञान, अपने आप सुओ मोटो किसी भी मुद्दे को अपने आप ही उठा सकता है, यही पावर हाई कोर्ट के पावर है, हाई कोर्ट के पास भी है 215 आर्टिकल में, ठीक है? तो अपने आप से वो जो है सुओ मोटो लेके किसी भी कार्यवाही को वो अपने अंदर लेके और शुरू कर सकते हैं उसे। इसके अलावा 142 का है जो आर्टिकल 142, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किसी को भी जो है पेश होने के लिए आदेश दे सकता है, आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी पेश होने के लिए आदेश दे सकता है, ठीक है? तो इसके अलावा अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जाने, तो जो कंटेम्प्ट ऑफ ये होता है ना, सीओसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सीओसी, इसमें क्या होता है, अगर इसका आप सेक्शन 14 और सेक्शन 15 देखेंगे, तो सेक्शन 14 में होता है ये पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। उसके अलावा सेक्शन 15 में क्या है,
जो एजी होता है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये अपने आप ही किसी भी मुद्दे को जो है सहमति दे सकते हैं अदालत में अवमानना के लिए, या फिर अगर कोई भी अदर पर्सन जो है, अगर वो अगर ऐसा करना चाहता है तो उसे एजी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहमति चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन में इतना सही बस दे रखा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो COC 1971 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के लिए आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने हेतु अटॉर्नी जनरल की लिखित में पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, इनकी सहमति चाहिए उसमें। ठीक है, सेक्शन 15 के हिसाब से। तो भारत के महान्यायवादी की सहमति आपराधिक अवमानना के संदर्भ में अत्यधिक विवादित स्वतः संज्ञान सो मोटो लेकर कार्रवाई शुरू करने की शक्ति पर एक तरह का नियंत्रण है। भारत के महान्यायवादी के बारे में थोड़ा बहुत आप वैसे भी आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ रखा होगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिए जाके। महान्यायवादी के तथ्य क्या है, ये जो है जब भी महान्यायवादी आएगा ये हमेशा केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। ठीक है, इनका कोई भी मुद्दा हो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना हो, या फिर कोई भी कानून केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार यही होते हैं, और भारत के उच्चतम न्यायालय में इसके प्रधान अधिवक्ता होते हैं। ठीक है, वह संघीय कार्यकारिणी का एक भाग होते हैं महान्यायवादी। नियुक्ति और पात्रता ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही धारित करते हैं। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत की जाती है। ठीक है, और ये प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारित करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ये वही हमारी जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए वो सब दे रखे हैं, ये आप बेसिक बुक से पढ़ ही लेंगे। भारत का नागरिक होना चाहिए, और 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीश होना चाहिए, या 10 साल तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता होना चाहिए। राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति हो। ठीक है, उसके बाद कार्य एवं शक्तियाँ क्या होगी उसकी, वह भारत सरकार को विधि मतलब लॉ संबंधी निर्दिष्ट कानूनी मामलों को सलाह प्रदान करता है। ठीक है, हर उसमें भारत सरकार आएगा महान्यायवादी के मामले में। वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कर्तव्यों का पालन भी करता हो। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो भी कार्य सौंपे जाए उसका लॉफुल जो है पालन करता हो। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, बैठ सकता है और भाग ले सकता है, पर वो मतदान नहीं कर सकते महान्यायवादी जो है। महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में सभी मामलों की भारत सरकार की ओर से पेश करता है। ठीक है, जितने भी मुकदमे होंगे वो भारत सरकार की ओर से पेश करेगा। या फिर अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के, इसमें क्या होता है, ये राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति होती है 143 में, के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे महान्यायवादी हमारे। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह अथवा विश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक है, भारत सरकार के जो अगेंस्ट में अपनी कोई भी सलाह नहीं दे सकते, ना कोई विश्लेषण कर सकते हैं। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त का बचाव भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी भारत सरकार की हर जगह, मतलब भारत सरकार जहाँ आएगा वहाँ पे महान्यायवादी जहाँ आएगा वहाँ भारत सरकार जरूर आएगा। सरकार की अनुमति के बगैर किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी के 2 महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता क्या होते हैं, जैसे ये जो महान्यायवादी होते हैं ये होते हैं AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये स्टेट के होते हैं, सॉलिसिटर जनरल भी बोलते हैं इन्हें। और 4 उप महाधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अब इसके बारे में थोड़े से प्रीलिम्स फैक्ट है, ये आप कोशिश किया कीजिए कि गूगल पे ही देख लें, क्योंकि ये सब अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पहले काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, 143 आपको बता दिया क्या होता है। इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी जाहिर सी बात है, अगर भारत सरकार के तो इनकी जो है राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति। ठीक है, और अगर महाधिवक्ता की बात करें तो स्टेट के है तो राज्यपाल करेंगे इनकी नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद संसद की कार्य में भाग लेने के लिए महान्यायवादी का अधिकार किसे नियुक्त किया जाता है, महान्यायवादी को। और अनुच्छेद 76 हमने ऊपर देखा, संघीय की कार्यकारिणी में कौन सम्मिलित होता है। ये सब आप गूगल कर लीजिए, या आपकी बेसिक बुक में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से दिए होंगे। भारत के महान्यायवादी की भूमिका और कार्यों पर चर्चा कीजिए, ये आप उससे एडिटोरियल से पढ़ के ही बता सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है दवा निर्माताओं द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग अधिकार की मांग। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। ठीक है, तो इसकी क्या इमरजेंसी, व्हाट इज द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ड्रग मेकर्स आर सीकिंग फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। देखिए, अब जो है अमेरिका में जो एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल की,
मॉडर्ना, इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन इस्तेमाल हेतु अनुमति के लिए आवेदन किया है, ठीक है। और ये जो है फाइज़र, ये भी है तो अमेरिकन कंपनी, पर जो है इसका अब यूज़ जो वहाँ पे हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, ठीक है, ब्रिटेन ने मतलब इसकी यूज़ की इस वीक से जो है इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, ठीक है। 5 चरण में इसका ट्रायल होगा। द्वारा बायोटेक के सहयोग से विकसित किए गए टीके के आपातकालीन इस्तेमाल हेतु अनुमति के लिए आवेदन किया है। अब ये जो है इंडिया में यूज़ नहीं हो सकते, एक तो ये महंगी बहुत है, ठीक है, 1400 रुपये की है ये, करीब 1400 रुपीज़ की है, और ये एटलीस्ट 2 बार तो लगेगी, तो वैसे ही 2800 रुपये की हो जाएगी। उसके अलावा जो है इसको स्टोर करने के लिए भी -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो कि इंडिया में कुछ स्टेट में पॉसिबल है, नॉर्थ की, बाकी उसके अलावा मुश्किल है कि किसी स्टेट में भी ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है कि इसे हम सेव रख पाएँ, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिन्होंने जो है जो अभी ट्रायल जिसका चल रहा है वो एस्ट्राज़ेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, इसका ट्रायल जो है नेक्स्ट वीक, मतलब इसी वीक से अभी किया जा रहा है, मतलब कर रहे हैं अभी, बात का मतलब अनुमति मिल चुकी है, अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। वह आगामी 2 हफ्तों में टीके के आपातकालीन इस्तेमाल हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो एस्ट्राज़ेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के संस्करण का परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए काफ़ी सस्ती भी होगी, 222 रुपीज़ की बता रहा है इसकी कॉस्ट। और एक और है कोवैक्सीन, उसकी भी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ है उसकी कॉस्ट। तो इंडिया जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए सस्ती मेडिसिन ही हमारे लिए कामगार होगी, क्योंकि हमारी 90% जो पॉपुलेशन है वो तो इतनी महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर पाएगी, सस्ती कर पाएगी। दवाओं के अनुमोदन हेतु नियमित प्रक्रिया, तो इसके लिए जो है प्रक्रिया क्या होगी, टीकों और दवाओं द्वारा नैदानिक परीक्षणों और चिकित्सा उपकरणों को रोगियों पर इस्तेमाल किए जाने के से पहले एक विनियामक प्राधिकरण, रेगुलेटरी जो वो होगा प्राधिकरण होगा, का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। हालांकि भारत में ऐसा कोई तंत्र है नहीं, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। भारत में वह विनियामक प्राधिकरण जो है CDSO, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसका मंत्रालय बताना है, CDSO का, CDSCO। टीकों और दवाओं के लिए परीक्षणों से प्राप्त करने के आधार पर उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता के आकलन के बाद अनुमोदन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपातकालीन उपयोग अधिकार कब प्रदान किया जा सकता है, जो अमेरिका की FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी दवा तथा मतलब ये पता देखा जाता है कि उसका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमें या लॉस हो रहा है, ठीक है, लाभ ज़्यादा है या फिर उसके प्रतिकूल प्रभाव ज़्यादा है। इसके पश्चात उस दवा अथवा वैक्सीन को आपातकाल उपयोग अधिकार प्रदान किया जाता है, EUA प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, चरण 3 के प्रशिक्षणों, अगर चरण 3, इसमें 3 स्टेज होते हैं, 1 2 3। पहले में क्या होता है, जो अभी वहाँ पे ब्रिटेन में होगा 80 से ऊपर जितने होंगे ना उन्हें दिया जाएगा। सेकंड में क्या होगा, 50 से 80 में जिनको गंभीर बीमारियाँ होंगी और जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। पर जब हम ये इनका हमारे ऊपर रिज़ल्ट इतना बेनिफिशियल नहीं है, हमारे पास जो थर्ड स्टेज होगी ना, जिसमें हमारे 30 से 50 साल के आएंगे, ये हमारा सबसे ज़्यादा काम जो करता है यूथ यही है, ठीक है। तो इस पे अगर वो सफल रहता है तभी हम उस मेडिसिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। भारत में आपातकालीन उपयोग अधिकार EUA हासिल करने की प्रक्रिया, विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत के औषधि विनियामकों में आपातकालीन उपयोग अधिकार EUA जो है संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। इसे हासिल करने की कोई स्पष्ट और सुसंगत प्रक्रिया हमारे पास नहीं है। इसके बावजूद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण जो CDSCO है द्वारा इस महामारी के दौरान कोविड-19 के इलाज हेतु इनका जो है प्रशिक्षण मतलब इनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। रेमडेसिविर और फेविपिराविर के लिए आपातकालीन या प्रतिबंधित आपातकालीन अनुमति दी गई है, ठीक है। मात्र आपातकालीन उपयोग अधिकार प्राप्त करने के उपयोग संबंधी जोखिम, FDA के अनुसार ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल से पहले जनता को इसका अगर हम यूज़ करें तो हमें सबसे पहले जनता को बताना होगा कि हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा, है ना। सूचित किया जाता है कि उत्पाद को मात्र आपातकालीन उपयोग के लिए, ठीक है, पूर्ण जो अनुमति है वो नहीं दी गई, पूर्ण अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन के मामले में उदाहरण के लिए लोगों को वैक्सीन के ज्ञात और संभावित लाभों और जोखिम तथा किस हद तक इसके लाभ या जोखिम अज्ञात हैं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जनता को वैक्सीन के लिए मना करने संबंधी के बारे में भी बताया जाना चाहिए। मतलब हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका फुल डिस्क्रिप्शन हमें जनता को देना होगा। इसे जनता खुद डिसाइड करे, अगर वो ले रहे तो अपने रिस्क पे लेंगे, है ना। ये इंडियन एक्सप्रेस का हमारा आर्टिकल था।
उसके बाद जीएस पेपर 3 का जो किसानों का भी जो हड़ताल चल रही है आज भी, इसमें जिसमें से भारत बंद है। ठीक है, तो ये किस कृषि संबंधी अधिनियमों पर विकास का प्रदर्शन। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो काफ़ी जल्दी मतलब तारीफ़ करी जा रही है कि हाँ ऑलमोस्ट 10 महीने में जो है इसको अचीव कर लिया है। हालाँकि पहले की जो बीमारियाँ देखें तो काफ़ी मतलब टाइम में इसका जो है वो आया था। जैसे कि अगर हम पोलियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 47 ईयर्स में उसका वो दवाई बनाई गई थी। एचआईवी एड्स की अभी तक है ही नहीं दवाई, है ना? तो कृषि संबंधी के बारे में बात करें हम तो 3 लॉ पास किए गए थे। ये किस यूनिट में आएगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यों को संबंधित विषय, ज्ञान वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक या खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र। ठीक है, जीएस पेपर 3 में इस टॉपिक में आएगा। तो इसके बारे में 3 बिल पास किए गए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रदर्शन ने गति पकड़ लिया, तो इसके बारे में संबंधित हम ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020। ठीक है, ये क्या है? ये 2 अध्यादेश है और एक हमारा संशोधन है। तो इसका मतलब एक हमारा जो क्या हो, देश हो और एक बाजार हो, वन मार्केट, एक देश हो एक बाजार हो। और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जिसे बोलें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अनुसार बड़े बड़ी जो कंपनियां होंगी वो जो किसानों से डायरेक्ट डील करेंगी और उनका सामान खरीद लेगी डायरेक्ट। ठीक है, और ये क्या है जो संशोधन हुआ है कि जो हम पहले क्या था कि स्टोर नहीं कर सकते थे किसी फूड को, अब उन्होंने अनुमति दे दी स्टोर करने की। हालांकि ये तो इतना सफल नहीं रहा। जैसे कि अब यूपी में भी देखा गया कि जो है अक्टूबर में ही जो योगी जी उन्होंने हटा दिया था कि हाँ आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि जो है जैसे पोटैटो के अभी प्राइस काफ़ी हाई चले गए थे, तो योगी जी ने कहा कि आप जो है ये स्टोर नहीं कर सकते, इसे आगे जाने दो, तो अक्टूबर में हटा दिया गया। हालांकि उसे बोला गया था कि 30 नवंबर के आसपास तक इसे स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो ये इतना अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाकी इन दोनों का भी चल ही रहा है, इन दोनों के ऊपर हड़ताल जारी है इनको हटाने के लिए। संबंधित प्रकरण क्या है? सितंबर में केंद्र सरकार द्वारा भारत के विशाल कृषि क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने के उद्देश्य से 3 कानून पारित किए गए। ठीक है, एक तो बिचौलियों का जो हमारी वो थी सरकारी मंडी थी, उसे हटा दिया गया। किसानों के बिचौलियों के उत्पीड़न से मुक्त करेंगे। उसके अलावा विशाल वित्तीय शक्तियों वाले कृषि कॉरपोरेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके प्रमुख लाभार्थी होंगे, डायरेक्ट जो है किसानों से आके डील करेंगे। तो भारत के नए कृषि कानून का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या था? ये कानून किसानों को सरकार द्वारा विनियमित जो रेगुलेटरी मार्केट होते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से मंडियों के रूप में जाना जाता है, की उपेक्षा करके अपनी उपज को सीधे निजी खरीदार जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। ठीक है, इसके बारे में किसान कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने इनसे कोई भी करार अगर डील कर देते हैं हम, मान लीजिए 5 साल के लिए हम जो है इन पे पोटैटो ही मान लीजिए 50 रुपीज़ केजी बेच रहे हैं। ठीक है, और उसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो मान लीजिए 30 है, तो उनको 20 का रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। पर अगले साल या उससे अगले साल अगर आलू का प्राइस गिर जाता है पोटैटो का, है ना, तो क्या होगा? मान लीजिए वो 5 रुपये किलो या 10 रुपये किलो है, तो क्या करेंगी ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनसे जो है आलू, मान लीजिए ये पहले 100 किलो बेच रहे थे, अब वो क्या करेंगे कि ये आलू बेकार है, उसमें कमी निकाल के उसको कहेंगे हमें 30 किलो चाहिए बस, या 50 किलो, क्योंकि खपत नहीं है उतनी। ठीक है, तो वो उससे सस्ते में भी ले लेंगे। तो उस पे उसके लिए कोई भी जो है कानून नहीं बनाया गया कि अगर 50 में फिक्स हुआ है तो 50 ही दे। तो इसलिए वो जो पहला कानून है, उस सेकंड कानून है, उसके लिए वो जो है प्रोटेस्ट करें, निजी खरीदारों से बचने हेतु सक्षम बनाते हैं हम। किसान अब निजी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं। भारत में इसे अनुबंध कृषि कहते हैं। बड़ी बड़ी फार्मिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, ये कृषि अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अपनी उपज को राज्य से बाहर बेच सकते हैं। जो पहला कानून है उसके अकॉर्डिंग एक बाजार एक देश, राज्य से बाहर बेच सकते हैं। वे अब निजी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं। भारत में अनुबंध खेती के रूप में जानी जाने वाली एक प्रथा और राज्य की समस्याओं के पार बेच सकते हैं। ठीक है, नए कानून में व्यापारियों के लिए खाद्यान्न के भंडारण की अनुमति दी गई है। यह जमाखोरी के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के विपरीत है और इससे महामारी जैसी स्थितियों के दौरान व्यापारियों के लिए मतलब भंडारण कर सकते हैं, वृद्धि का लाभ उठाना आसान होगा। पुराने नियमों के तहत इस प्रकार की व्यवस्था आपराधिक थी। पुराने नियमों के अकॉर्डिंग आप स्टोर नहीं कर सकते थे, आप कर सकते हैं। किसानों की चिंता है क्या इसमें?
86% 86% से अधिक कृषि योग्य भूमि पर छोटे किसान द्वारा खेती की जाती है। ठीक है, छोटे किसान 5 एकड़ से कम वाले हैं ज़्यादातर 86%। नए कानून इन किसानों के कई सुरक्षात्मक उपायों को समाप्त कर देंगे। छोटे किसानों को डर है कि उनके पास बड़ी कंपनियों को अपनी उपज बेचते समय अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु उपज की आवश्यक कीमतों की मांग करने हेतु पर्याप्त मोल भाव करने की शक्ति नहीं होगी जो छोटे किसान होंगे, है ना? क्योंकि वो बड़ी कंपनी वाले अपना जो है प्राइस बताएंगे, अगर वो नहीं खरीदते तो उन्हें भगा देंगे, क्योंकि छोटे किसान हैं उनसे तो उन पे इतना फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े किसानों से अगर अच्छी डील कम करेंगे तो ही ठीक होगा उनके लिए। छोटे छोटे किसानों से करेंगे तो उनके लिए तो फिर पूरा दिन ऐसी सिर खपाई होती रहेगी उनकी। तो इसके लिए वो छोटे किसान जो है उनकी चिंता हो रही है, और छोटे किसान कितने हैं अभी 86%। ठीक है, तो नए कानूनों में अनुबंधों को लिखित में तैयार करना अनिवार्य नहीं बनाया गया है। लिखित में कुछ भी नहीं होता। इससे अनुबंध भी शर्तों के उल्लंघन होने पर किसानों के पास अपनी तकलीफों को साबित करना बहुत कठिन हो सकता है, और कानून में राहत के लिए मामूली उपाय। और वैसे भी अगर कानून का उल्लंघन होता भी है तो ये थोड़ी है वो रोज़ रोज़ कोर्ट में जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, अलग अलग वकील करेंगे, है ना? तो ऐसे में उनके लिए दिक्कतों का सामना करना ही होगा। नए नियमों में किसी भी उपज के लिए किसी प्रकार के न्यूनतम जो एमएसपी होता है गारंटी नहीं दी गई है ना? तो ये नहीं कि उनको मान लीजिए एमएसपी अगर 100 रुपये वो कर दिया, फिक्स कर दिया, तो अगर कल को कोई 80 रुपये भी बेच रहा है, वो कहेगा कि आपका आलू सड़ ही रहा है, आप दे जाओ 80 रुपये में दे जाओ, तो उनके लिए कोई मिनिमम इसके लिए कोई लॉ नहीं है। ठीक है, तो आराम से शोषण कर सकते हैं बड़े बड़े जो कॉरपोरेट होते हैं उनका, किसी भी समय समाप्त कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी किसान से सरकार को किस प्रकार निपटना चाहिए? केंद्र सरकार किसानों से संवाद स्थापित करके पूर्ण रूप से विफल रही है। केंद्र द्वारा किसानों को नए कानूनों के बारे में ढंग से बताया ही नहीं गया उन्हें, है ना? तो न्यूनतम जो एमएसपी है, उपज खरीद के बारे में आशंकाएं। नए कानूनों को शांता कुमार रिपोर्ट जो 2015 में आई थी, और सीएसीपी क्या है? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, रिपोर्ट से जोड़े जाने से उत्पन्न होगी। इन रिपोर्ट्स में उपज खरीद को कम करने और जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत खाद्य निगम के व्यय को कम करने के लिए पंजाब जैसे राज्यों में खुली खरीद को समाप्त करने के सुझाव दिए गए थे। ठीक है, एक आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि भारत जो एफसीआई है द्वारा नए व्यापार क्षेत्र में सीधे खरीद शुरू की जा सकती है। डायरेक्ट जाके जो है किसानों से ख़रीदा जा सकता है। इससे जो मंडी शुल्क होगा, जो मंडियों में जो पैसा उन्हें देना पड़ता है शुल्क है उसमें, और आढ़ती कमीशन होता है, मतलब जो किसानों से उठा के मंडी तक सामान को जो है बड़े बड़े उसमें लेके आते हैं, जो आढ़ती होते हैं, उनका कमीशन जो है उसमें भी कटौती की जा सकती है अगर जो एफसीआई है डायरेक्ट किसानों से के पास जाए। इस प्रकार की आशंकाओं का मूल कारण काफ़ी हद तक राज्य के किसानों और केंद्र सरकार के बीच सामाजिक अनुबंध में होने वाला परिवर्तन भी है। ठीक है, तो सरकार को पहले इन चिंताओं का समाधान करना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लिए, एपीएमसी क्या है? ठीक है, एपीएमसी वही मंडी को ही कहते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल करके पढ़ सकते हैं। फुल फॉर्म होती है इसकी एग्रीकल्चरल प्रोसीजर मार्केट कमेटी। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। और मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम का अवलोकन सरकार द्वारा जारी किए गए कौन से अध्यादेश हैं। उसके बाद ये सब आप जो है गूगल करके अपना लिख लीजिएगा। अगर फिर भी किसी को चाहिए किसी के अंदर इंक्लूड हो जाए पर उससे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट भी इसी के ऊपर है, जो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु 1.5 गुना फॉर्मूला। मतलब उनका कहना ये है कि अगर हम 100 रुपये का सामान इस पर लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट 150 तो मिलना चाहिए, है ना? इसकी यूनिट क्या होगी? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। उसके बाद संदर्भ, प्रदर्शनकारी किसानों की मुख्य मांग क्या है? जो एमएसपी है प्रणाली के संबंध में लिखित गारंटी दी जाए। उन्हें लिखित में चाहिए कि हाँ, हम अगर 100 रुपये हमारे एमएसपी फिक्स हुए तो हमें 100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें उनकी फसलों के लिए उत्पादन लागत की निश्चित 1.5 गुना मूल्य जाना निर्धारित किया गया है। ठीक है, एमएसपी क्या है? किसानों को उनकी फसलों के लिए निर्धारित किया गया एक निश्चित मूल्य होता है। पहले एमएसपी का निर्धारण किस प्रकार किया जाता था? पहले कैसे दिया जाता था? जो सीएसीपी थी, कृषि मंत्रालय के सीएसीपी द्वारा 23 फसलों के लिए एमएसपी सिफारिश की जाती थी। सीएसीपी द्वारा
किसी वस्तु के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि लागत सहित विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता था। आयोग द्वारा वस्तु की मांग, आपूर्ति की स्थिति, बाजार में मौजूदा क्या कीमत है का रुख, घरेलू और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय फसल समतुल्यता, जीवन यापन पर लागत का प्रभाव क्या होगा, और पर्यावरण तथा कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों के मध्य व्यापार शर्तों पर भी विचार किया जाता था। केंद्रीय बजट में जो है क्या चेंज किया गया था, इसमें फिक्स कर दिया गया था एमएसपी को। ठीक है, एमएसपी पूर्व निर्धारित सिद्धांत के रूप में फसलों की उत्पादन लागत जो है 1.5 गुना फिक्स कर दी गई थी। और सीएसईपी का कार्य अब केवल एक सीज़न की उत्पादन लागत का अनुमान लगाना मतलब ये सीजनल, पिछले साल 2018 से 19 में फिक्स किया तो 1 साल चलेगा, सीजनल था ये। 1.5 गुना फॉर्मूला का उपयोग करते हुए एमएसपी की सिफारिश करना होगा। ठीक है, ये सिफारिश करेगी इसको, हर साल इसे सिफारिश करना होगा। अब इसके अंतर्गत क्या था, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की खरीफ फसलें कौन सी होती है, जो जून से जुलाई में हम उगाते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। 2018 से 19 की रिपोर्ट में कहा गया कि सीएसईपी द्वारा एमएसपी अनुशंसा A2FL। ठीक है, A2 क्या होता है, मतलब जो भी हम जो किसान अपना बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई आदि पर जो भी उनका खर्चा होगा वो A2 में आता है। ठीक है, FL क्या होता है, फैमिली लेबर, जो उनका मेहनताना भी तो लगता है ना, तो ये पूरा फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर उन्हें जो है पैसा चाहिए। सहित अतिरिक्त अवैतनिक परिश्रम श्रम, FL फैमिली लेबर, अवैतनिक जिसमें पैसा नहीं मिलता, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल किया जाता है। उसके अलावा C2 हालांकि नहीं अभी जो है सम्मिलित किया गया। C2 के अधिक विस्तारित लागतों को शामिल किया जाता है। इसमें कुल नगद लागत और किसान के पारिवारिक श्रम जो A2 प्लस FL के अलावा खेत की ज़मीन का किराया जो भी जा रहा है, कुल कृषि पूंजी पर लगने वाले ब्याज। ठीक है, C2 नहीं सम्मिलित किया गया, बस इतना ध्यान रखना। उसके बारे में ये देख लेना, प्रीलिम्स के इंडियन एक्सप्रेस का ये जो है वो था। उसके बाद आपदा और आपदा प्रबंधन, बाढ़ की चेतावनी, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की चेतावनी, पेड़ के छल्लों से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले क्या था, पहले हम किससे 1950 के दशक में जो है डिस्चार्ज गेज रिकॉर्ड था, इससे हम मेज़र करते थे। पर अब जो है नया तरीका क्या है, पेड़ के छल्लों से इसको हम मेज़र कर सकते हैं। नया अध्ययन के लिए दिए गए सुझाव, पेड़ के छल्लों के परीक्षण में, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी में जल प्रवाह के साथ शताब्दियों के आंकड़ों का विश्लेषण, जो पिछले 7 शताब्दी मतलब पिछले 70 साल तक का जो है हम पता कर सकते हैं। नए अध्ययन के लिए 1950 के दशक के बाद का समय 1300 के दशक के पश्चात सबसे शुष्क कालों में से था। 1950 का समय जो था सबसे शुष्क मतलब सूखा हुआ जो है माना जाता है। छल्ले बताते हैं कि हाल के दशक में, पिछले 10 सालों में, विशेष रूप से 1980-50 के दशक में असामान्य रूप से शुष्क रहे हैं। अतीत में यह अवधि बहुत अधिक नम हो गई है। ठीक है, अतीत में क्या हो गया, पानी का लेवल जो है मतलब नम हो गई है ये अवधि, पेड़ों की जो कंडीशन है वो काफ़ी नम हो गई है। यह अध्ययन बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण भविष्य में अधिक नमी होगी। मतलब अगर इंक्रीज़ करे तो वो इंक्रीज़ ही होगी, तो नहीं अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी, जो नमी है वो कम हो जाएगी। किस प्रकार सहायक होता है, जैसे जैसे पेड़ में वृद्धि होती है, इनके वार्षिक विकास छल्लों में तत्कालीन पर्यावरणीय परिस्थिति संबंधी जानकारी समाहित होती जाती है। जिन वर्षों में मृदा में नमी की मात्रा अधिक होगी, उस दौरान पेड़ के छल्ले अधिक चौड़े हो जाएंगे। ठीक है, पानी की नमी ज़्यादा होगी तो पेड़ के छल्ले अधिक ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे। आर्द्र मानसून वाले वर्षों में क्षेत्र के पेड़ों में अधिक वृद्धि होती है और चौड़े छल्ले बनते हैं। ठीक है, इसके विपरीत शुष्क मानसून वाले वर्षों में पेड़ों में वृद्धि कम होती है और संकीर्ण, मतलब अगर मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, अगर सूखा मौसम होगा तो आपस में टाइट रिंग बनेंगे ऐसे, और वहीं पे अगर जो है पानी का मौसम होगा, नमी ज़्यादा होगी, तो ये चौड़े बनेंगे। ठीक है, इनके जो चारों तरफ के छल्ले हैं। चूँकि इनमें से कुछ पेड़ लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इन पेड़ों से एक छोटा पेंसिल जितने आकार का टुकड़ा काट के नमूना ले लिया जाता है। नमूना लेकर और माइक्रोस्कोप के उसके छल्ले मापकर पिछले कई दशकों की जलवायु परिस्थितियों के बारे में पता किया जा सकता है। इसका महत्व क्या है, इस नए अध्ययन से निष्कर्ष स्पष्ट रूप से असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए प्रासंगिक है। असम और पूर्वोत्तर भारत की जो स्टेट है, इसके द्वारा इस क्षेत्र में बाढ़ के जोखिमों का योजनाबद्ध परियोजनाओं द्वारा संयोजित किया जा सकता है। ठीक है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का था। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य ये देख लेंगे। चारधाम परियोजना है जो 889 किलोमीटर से इन चारों को जोड़ा जा रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और कैलाश मानसरोवर के लिए एक मार्ग जोड़ा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहा गया है कि पर्यावरणविदों का आरोप है कि चारधाम परियोजना के सड़क निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रतियुक्ति किए गए ठेकेदार जो है पहाड़ी इलाकों में सड़क की चौड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, पहाड़ की जो सड़कें जो है ज़्यादा चौड़ी बनाई जा रही है। ठीक है, अब
PMI इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। PMI इंडेक्स क्या होता है? विनिर्माण और जो सर्विस सेक्टर होते हैं इनके बारे में हमें मतलब मासिक वो देता है, हमें रिपोर्ट देता है। दोनों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है, ठीक है, इंडेक्स है ये, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है। इसमें उत्तरदाताओं से कुछ प्रमुख व्यावसायिक कारकों के प्रति पिछले महीने के उसकी, ये क्या मंथली होता है, आपको हर महीने जो है इसका आर्थिक इंडिकेटर मिलेगा, ठीक है। मंथली सर्वे ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जितनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उसका मंथली सर्वे करेगा ये। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए अलग अलग गणना की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक दिया जाता है, ठीक है। 0 से 100 तक इसका सूचकांक को मापा जाता है। 50 से ऊपर का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को प्रदर्शित करता है। भारत में अगर देखा जाए तो इसका आंकड़ा 52 है, ठीक है, PMI का इंडेक्स, PMI जो नंबर है। उसके बाद ग्रीन चारकोल हैकथॉन, इसके बारे में देख लेते हैं। NTPC लिमिटेड की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां जो NVVN है, NTPC विद्युत व्यापार निगम द्वारा शुरू किया गया NVVN, इसमें जो है यह EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में NVVN द्वारा आयोजित त्वरित प्रौद्योगिकी विकास हेतु उद्देश्य से एक प्रौद्योगिकी चुनौती है। इसका आयोजन क्या है? प्रमुख उद्देश्य तकनीकी अंतर को दूर करने हेतु अभिनव भारतीय कौशल का लाभ उठाना है, ठीक है, अभिनव भारतीय कौशल का लाभ उठाना है। इसके बाद ये प्रीलिम्स फैक्ट आप देख लीजिएगा। और आदि महोत्सव क्या है? हाल ही में आदि महोत्सव MP में का शुभारंभ किया गया है, ठीक है, वर्चुअल संस्करण बोल सकते हैं इसे। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश, स्टेट याद रखिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है, बस यही है। या फिर आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है, राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की संयुक्त पहल है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे। यह उत्सव देश की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। SCO क्या है? शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, मतलब शंघाई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इसे ऐसे बोल सकते हैं। या फिर CHG क्या है? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। शंघाई सहयोग संगठनों के प्रमुख SCO CHG की 19वीं बैठक के दौरान साझी बौद्ध विरासत पर पहले SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत की गई, ठीक है। इसकी जो लीड किया इस बार वो भारत ने किया है, ठीक है, इंडिया ने किया इसको लीड। अब यह अपनी तरह का पहला आयोजन है। यह है SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। SCO देश के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा पहली बार विकसित और क्यूरेट की गई है। प्रतिभागी देश कौन से? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के संग्रहालय, ठीक है, ये सब देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बस इतना ही था आज के लिए, और बाकी ये जो है जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिन में मैं सारे जो है कवर कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।